हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हेल्थ गार्डन में स्वागत है। हम आ चुके हैं बीटीएच नोवेल के एपिसोड नंबर 284 पे। और जैसे कि पिछले एपिसोड में जियान को याओ मिंग का मैसेज मिल गया था, वो इसमें नाइसरी अंडरग्राउंड पाइथन ट्राइब जाने वाला है। अब वहाँ पे कौन सा नया बखेड़ा शुरू हुआ है, चलो उसके बारे में जानते हैं इस आर्क में। बट उससे पहले एक बार रिकैप हो जाए। जैसे पिछले बार की शुरुआत होती है, लिटिल ली ने जो 10 फायर लोटस हॉलो सोल के चीफ के मुंह पे देख के मारे थे, वो बैंग बैंग के साउंड के साथ एक्सप्लोड हो जाते हैं। ये एक्सप्लोजन इतने भयानक थे कि इससे पूरी फॉलन माउंटेन रेंज एकदम ट्रैम्बल हो गई थी। आसपास में इकट्ठे हुए सारे एक्सपर्ट्स ऐसे डिस्ट्रक्शन को देख के एकदम हॉरिफाइड हो गए थे। जब काफी समय के बाद आसमान का वो फायर स्टॉर्म चढ़ता है, सभी को हनमेशंग का फिगर दिखाई देता है। इस समय उसकी पूरी बॉडी जल के काली हो गई थी और उसके शरीर में इतने गहरे घाव होते हैं कि कुछ एंगल से तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स को भी देखा जा सकता था। हॉलो सोल का चीफ जैसे तैसे करके जमीन पर लैंड करता है। उसकी आंखें होती हैं जियान के ऊपर। वो कहता है, जियान, ये चीफ इस ग्रज को भूलने वाला नहीं है। ये सुन के जियान की आंखों में कोल्ड ग्लैंड फ्लैश होता है। वो कहता है, तुम्हें भूलने की जरूरत भी नहीं है। अब तुम क्योंकि मैच हार गए हो तो फिर अपनी जान को भी यहीं पे छोड़ के जाओ। तुरंत ही वो लाइटनिंग स्पीड से हनमेशंग की तरफ शूट हो जाता है और उसका एक हैवी पाम अटैक हनमेशंग की खोपड़ी तरफ आगे बढ़ गया था। अब क्योंकि हैवी इंजरीज की वजह से हनमेशंग एकदम पैरालाइज हो चुका था, उसके पास हिलने का समय नहीं होता। लेकिन इससे पहले जियान का पाम उसके सर से टकरा पाता, वो हन क्लैन का हनचैन में जो कि 6 स्टार दोशेंग होता है, उसका फ्यूरियस अटैक जियान की छाती में जाके टकराया था, जिसकी वजह से जियान को खून फेंकना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी उसका अटैक नहीं रुकता। हम देखते हैं जियान के पाम अटैक को हनमेशंग की खोपड़ी से टकराते हुए। तुरंत ही हॉलो सोल की चीफ की खोपड़ी किसी वाटरमेलन की तरह फट गई थी और बची हुई एनर्जी उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसे सीन को देख के उस हनचैन की आंखें एकदम लाल हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो जियान को कोई नुकसान पहुंचा पाता, पिल टावर के एंसेस्टर उसे रोक लेते हैं। वो बुड्ढा समझ जाता है कि आज वो जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अंत में जाके वो हॉलो सोल की चीफ की टूटी हुई सोल को इकट्ठा करता है और हॉलो सोल के लोग यहाँ से चले गए थे। जब फॉलन माउंटेन रेंज की जीत की खबर स्काई मेंशन अलायंस और सेंट्रल पेंस तक पहुंचती है, अगले 15 दिन तक एक बहुत ही बड़ा कमोशन चलता है। स्काई मेंशन अलायंस के तो चल भी अलग थे। इस समय स्काई मेंशन अलायंस की पोजीशन सेंट्रल पेंस के ओवरलॉर्ड के तौर पर स्थापित हो चुकी थी। खैर, जब यहाँ पे ये सब चल रहा होता है, ये समय जियान अपनी ट्रेनिंग में बिताता है। जब लिटिल ली ने नाइटी डिवोरिंग फ्लेम की फ्लेम सीड को सोलो किया था, तो फिर ब्लैक फ्लेम जियान के शरीर के अंदर एक बीड के फॉर्म को ले लेती है। जियान की ट्रेनिंग इसी को स्टडी करते हुए निकली थी। इससे लगातार 3 महीने तक ऑब्जर्व करने के बाद भी जियान को इसका इस्तेमाल करने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि जब वो इसका यूज करके एनर्जी को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, तो फिर वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा इम्प्योर होती है। और तो और ये ब्लैक बीड जियान के शरीर की दुखी के साथ साथ उसकी लाइफ फोर्स को भी सोलो करता था। खैर, जब वो हताश महसूस करके इसे वापस से स्टोर रूम में रखने वाला था, तभी उसकी बॉडी से लिटरली बाहर आता है। उसने इस ब्लैक बीड को गटक लिया था। ऐसा होने पर लिटरली को एक नई एबिलिटी मिल जाती है। उसके एक इशारे पे चारों तरफ की एनर्जी इकट्ठी होके एक क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और इस क्रिस्टल की कुछ एनर्जी जियान की बॉडी में जाती है, जिसे वो बड़े आसानी से रिफाइन कर पाता है। ये सच में जियान के लिए बहुत ही अच्छी खबर होती है। तभी इस जगह पर टीचर याओ आते हैं। वो अपने साथ एक लेटर को लाए थे। ये लेटर आया होता है याओ मिंग की तरफ। जब जियान इस लेटर में पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि फिनिक्स ट्राइब ने हमला कर दिया है और नाइसरी स्प्रिंग से कुछ अनयूजुअल सी एक्टिविटीज बाहर आ रही हैं। ये पढ़ के जियान की आंखें किलिंग इंटेंट से भर गई थी। अब आगे क्या होने वाला है, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। जियान के ऐसे रिएक्शन को देख के साइड में खड़े यालो स्टार्टेड लोग गए थे। वो पूछते क्या हुआ। जियान की आंखें फ्लिकर होती हैं। वो स्क्रोल को यालो को देता है। जब यालो इसे पढ़ते हैं तो फिर उनकी आईब्रोज भी नेट हो जाती हैं। वो जानते थे कि जियान और नाइसरी इंडिगोम पाइथन ट्राइब के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। और तो सबसे जरूरी है काइलिन, जो कि नाइसरी इंडिगोम पाइथन ट्राइब की नाइसरी स्प्रिंग में इस समय रिट्रीट में गई हुई है। इस मैसेज में लिखा है कि स्प्रिंग के अंदर से कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी बाहर आ रही है। इसका काइलिन से जरूर कुछ लेना देना होगा। यालो को समझ में आता है कि जियान का रिएक्शन इतना इंटेंस क्यों है। यालो एक डीप आवाज में कहते हैं, हेवन फिनिश डीमन ट्राइब आखिर ये क्या करना चाहते हैं। जियान अपने फैले हुए ऑरे को ही वापस ले लेता है। उसकी और हेवन डीमन फिनिश ट्राइब के बीच में पहले गहरी दुश्मनी हो चुकी है। उसने आखिरी बार हेवन फिनिश डीमन ट्राइब के जूनियर ट्राइब चीफ और उनके 2 दोशंग एक्सपर्ट्स को कैप्चर करके एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की हेल्प करने में उनका हॉस्टेजेस की तरह यूज किया था। अब क्योंकि तीनों बंदी बना लिए गए थे, हेवन डीमन फिनिश ट्राइब फालतू के एक्शंस नहीं लेती। हालांकि जियान की ऐसी धमकी की वजह से एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की परेशानी तो हल हो गई, लेकिन उसने हेवन डीमन फिनिश ट्राइब को पूरी तरीके से अफेंड कर दिया है। क्या जियान फिनिश ट्राइब से भी कोई डरता भी नहीं था। अब क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुंच चुकी है, तो फिर उसके लिए डरने की कोई बात भी नहीं है। ऐसे कारणों की वजह से जियान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हेवन फिनिश डीमन ट्राइब नाइसरीन डीगोम पाइथन ट्राइब के लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रही है। इस समय यालो की नजरें जियान के ऊपर थी। भले ही फिनिक्स ट्राइब पावरफुल हो, लेकिन स्काई मेंशन अलायंस की अभी की स्ट्रेंथ के साथ वो उनसे बिल्कुल डरते नहीं है। जियान कहता है हमें इस मामले में अलायंस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हेवन फिनिश डीमन ट्राइब एक पावरफुल फैक्शन है। अब क्योंकि अलायंस ने खुद को अभी स्टेबलाइज किया है,
है अगर हम हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से फालतू में फाइट करते हैं तो फिर इस मौके का फायदा और लोग उठा सकते हैं, खासकर हम हॉलो सोल को ऐसा मौका बिल्कुल नहीं दे सकते। जियान कहता है मैं लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन को लेकर बीस्ट रीजन की तरफ जाता हूँ। येलो बॉय सिक्योर के बोलते हैं बस तुम तीनों हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब कोई ऑर्डिनरी फैक्शन नहीं है, खासकर बीस्ट रीजन में उनका मेन कैंप है। भले ही जियान की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी हो तब भी उसके लिए वहाँ पे अकेले जाना इनएप्रोप्रिएट होगा। जियान स्माइल करके बोलता है रिलैक्स, उसके अभी की स्ट्रेंथ के साथ इस कॉन्टिनेंट में ऐसी बहुत कम जगहें रह गई हैं जहाँ पे वो अपनी मन मर्जी से न जा सके। येलो थोड़ा सा हेस्टेट करने के बाद बोलते हैं क्यों ना तुम एल्डर शाओचेन को अपने साथ ले जाओ। जियान अपने सिर को हिला के बोलता है अभी हमारी अलायंस के ऊपर सबकी नजरें हैं और तो और पेल टावर के एंसेस्टर को एकदम फ्री घूमना पसंद है, उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। अलायंस की हेडक्वार्टर में ऐसा कोई मौजूद होना चाहिए जो एक्सपर्ट अपने वजन को रखता हो। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो फिर हम बस एंसेस्टर शाओचेन पे रिलाई कर सकते हैं। वो येलो की चिंता से भरे चेहरे को देख के हंस के बोलता है टीचर आप इतनी चिंता मत करो, मेरी अभी की स्ट्रेंथ के साथ अगर मैं एक 6 स्टार दोशेंग से भी मिलता हूँ तो फिर अगर मैं उसे हरा नहीं सकता मेरे लिए वहाँ से एस्केप करना कोई मुश्किल का काम नहीं होगा। और तो और फीनिक्स ट्राइब के चीफ की स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुंची नहीं है। जियान को ऐसी जिद बैठती हुई देख येलो और कुछ कह नहीं सकते थे। वो पूछते हैं तुम कब जाने वाले हो। जियान स्माइल के साथ बोलता है इस मैटर को और डिले नहीं किया जा सकता, मैं अब भी जाने वाला हूँ। कायलिन को रिट्रीट में गए हुए काफी लंबा समय हो चुका है, अब मुझे भी उसकी चिंता होने लगी है। इस बार मुझे उसकी कंडीशन को भी देखना होगा। येलो साई करके बोलते हैं तुम केयरफुल रहना। जियान बिना कुछ कहे नोट कर देता है। उसकी बॉडी मूव होती है, वो एक चमकती हुई रोशनी बदल के डीप माउंटेन से बाहर आ जाता है। फिर वो फटाक से लिटिल फेरी डॉक्टर चिंगलिन को ढूंढता है। ऐसा होने पे दिनों स्पेस को चीर के फुल स्पीड से बीस्ट रीजन की तरफ चले जाते हैं। बीस्ट रीजन का साइज भी इतना ह्यूज होता है कि इसे हम सेंट्रल पिन से बिल्कुल कम नहीं कह सकते। यहाँ पे भी सेंट्रल पिन की तरह इंटरेस्टिंग चीजें होती रहती थी। बीस्ट रीजन के अंदर जो सबसे डेजलिंग एग्जिस्टेंसेस होते हैं वो अनडाउटेडली तीनों लार्ज ट्राइब्स हैं जो कि बीस्ट रीजन के टॉप पे खड़ी हैं। ऑफ कोर्स ये होती है एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब, हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब और 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब। इन तीनों ट्राइब्स में से एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब ने अपने आप को काफी समय से रिवील नहीं किया है। 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के नंबर्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की क्वालिटी की बात करी जाए तो 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब हेवन फीनिक्स ट्राइब से थोड़े से वीक होते हैं। इस वजह से जब तक एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब से कोई भी खबर नहीं आती, बीस्ट रीजन के अंदर फीनिक्स ट्राइब की पोजीशन सेंट्रल पिंस के पहले हॉलो सोल्स की जैसी थी। अभी के समय बीस्ट रीजन बहुत ही लाइवली होता है। ऐसे हलचल के मेन कैरेक्टर्स हेवन फीनिक्स डीमन ट्राइब और 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब होते हैं। इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं होता कि हेवन फीनिक्स डीमन ट्राइब 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के खिलाफ इतने बड़े कैंपेन को लॉन्च करेगी। ये अपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लेके सीधा 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के हेडक्वार्टर्स में घुसते चले आ रहे हैं। और तो इन सभी ने हेडक्वार्टर्स को इस तरीके से घेर लिया है कि कोई मेंबर अंदर या फिर बाहर नहीं जा सकता। ऐसे टेंस एटमॉस्फेयर की वजह से बीस्ट रीजन काफी एंशियस फील करने लगता है। सभी जानते थे कि अगर ये दोनों लार्ज ट्राइब्स एक वॉर की शुरुआत करती हैं तो फिर ये बाकी ट्राइब्स की तरह कोई छोटी मोटी फाइट नहीं होने वाली। इस वजह से जब हेवन फीनिक्स डीमन ट्राइब 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के हेडक्वार्टर्स को घेर लेती है तो फिर बीस्ट रीजन के एक्सपर्ट्स की अनगिनत नजरें इस जगह के ऊपर टिक जाती हैं। सीन होता है डीप अंडरग्राउंड ऑफिस का, जिसे स्नेक अंडरग्राउंड नेटवर्क बोला जाता है। अभी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के हेडक्वार्टर्स एक प्रेशराइजिंग एटमॉस्फेयर में होते हैं। अनगिनत 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट्स की आंखें एकदम कोल्ड तरीके से अंडरग्राउंड नेटवर्क के बाहर की तरफ देख रही थी। वो जगह ह्यूमन फिगर से भरी हुई होती है और इनके पीछे कई बड़े बड़े विंग्स थे। अंडरग्राउंड स्नेक नेटवर्क में एक मेजेस्टिक सा माउंटेन होता है। इस पहाड़ के ऊपर अभी 10-15 लोग खड़े हुए होते हैं। एक ओल्डमैन जिसका चेहरा एकदम आइसी कोल्ड था वो कहता है ट्राइबल चीफ, लगता है डीमन फीनिक्स ट्राइब हमारी छाती पे चढ़ना चाहती है। ये इस बार एक्चुअली हमारे टेरिटरी में आ गए। अगर हम इसका सही से रिस्पॉन्स नहीं देते तो फिर हम सच में जोक बन जाएंगे। उस समय आखिर हम पे कौन रिलाई करेगा। इस बुड्ढे के शब्दों को सुन के कई लोग एग्री करते हैं। हेवन फीनिक्स ट्राइब के ऐसे घमंड से भरे बर्ताव को देख के ये सभी एकदम फ्यूरियस देख रहे थे। हम देखते हैं ग्रे क्लोथ ओल्डमैन को जो कि काफी ओल्ड फैशन लग रहा था। वो कहते हैं एल्डर मो, ये मामला इतना साधारण नहीं है। इस बार हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का चीफ अपनी आर्मी को लेकर पर्सनली आया है। उसकी स्ट्रेंथ दोशेंग के 5 स्टार पे पहुंच चुकी है। आखिर हमारी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में ऐसा कौन है जो उसे मैच कर सके। ये सुन के वो एल्डर्स नोट करके बोलता है हम क्या तुम ऐसा चाहते हो कि सभी की आंखों के सामने हमारी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब इस फीनिक्स ट्राइब को अपने ऊपर से गुजरने दे। वो ओल्ड फैशन बुड्ढा बोलता है आप ऐसा नहीं कह सकते हो। इस बार हेवन फीनिक्स डीमन ट्राइब का गोल 9 सरीन स्प्रिंग के अंदर ट्रेन कर रही वो लेडी है। अगर हम उसे उनके हवाले कर देते हैं। खैर इससे पहले बुड्ढा अपने शब्दों को खत्म कर पाता सबसे आगे का फिगर एक ओल्ड साउंड करता है। ऐसी लो हम की आवाज को सुन के वो ओल्ड फैशन मैन तुरंत ही अपने मुंह को बंद कर लेता है। उसका चेहरा पेल हो चुका था। आगे का वो स्ट्रॉन्ग फिगर पीछे मुड़ता है। भले ही उसके चेहरे पे कोई गुस्सा ना दिख रहा हो तब भी उसे देख के सभी लोग प्रेशर फील करते हैं। ये चेहरा 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के चीफ का होता है। योमिंग कहते हैं मेरी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब उस लेडी को हैंड ओवर नहीं करने वाली, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो बाकी लोग ऐसा सोचेंगे कि मेरी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब हेवन फीनिक्स डीमन ट्राइब से डर गई है, क्योंकि हम भी तीनों ग्रेट ट्राइब्स में से
सही है, हम अपने नाम को इस तरह से मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकते। एल्डर अब आप इसके बारे में और बात नहीं करेंगे। वो एल्डर जो कि वह शांति चाहता था, याओमिंग की ऐसी बात को सुन के उसके मुंह में जो शब्द आ रहे थे उन्हें सप्रेस ही कर सकता था। वो कहता है लेकिन आज फिनिश टाइप की लास्ट डेडलाइन है, अगर हम उसे हैंड ओवर नहीं करते हैं, भले ही आखिरी शब्द कहे नहीं गए हों, तब भी इनकी वजह से सबके दिल बैठ जाते हैं। हेवन डीमन फिनिश टाइप का चीफ जिसका नाम हुआंग टियान था, वो फ्राइडनिंग एडवांस 5 स्टार दोशंग की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। उसे याओमिंग भी ब्लॉक नहीं कर सकते। याओमिंग कुछ समय तक सोचने के बाद बोलते हैं, एल्डरमो क्या आपने उस मैसेज को भेजा? इस क्वेश्चन को सुन के एल्डरमो नोट करते हैं। वो तुरंत ही हेस्टेट करने के बाद बोलते हैं, लेकिन क्या सच में मिस्टर जियन इस बार आने वाले हैं? स्काई मैश अलायंस के हॉलो सोल को हराने का मामला पहले पूरे सेंट्रल बेस में फैल चुका था। ये खबर 20 रीजन में पहुंच जाती है। नेचुरली इसके साथ जो जानकारी आती है जिसमें जियान ने हॉलो सोल के चीफ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी सभी को पता होता है। इस वजह से कई एल्डर्स जियान के आने को एंटिसिपेट कर रहे थे। हालांकि उनकी ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि जियान फिनिश टाइप के चीफ हुआंग टियान को पीछे कर पाएगा, लेकिन कम से कम अगर जियान यहाँ पे मौजूद होता है तो फिर हेवन डीमन फिनिश टाइप की यहाँ पे एरोगेंट वेव करने की हिम्मत नहीं होगी। याओमिंग स्माइल करते हैं, उनकी आंखें देखती हैं आसमान की तरफ। वो एकदम कॉन्फिडेंट आवाज में कहते हैं, अब हमें बस शांति से गुड न्यूज का इंतजार करना है, वो जरूर आएगा। लेकिन याओमिंग के मुंह से जस्ट ये सब बाहर ही आए थे, तभी एक आवाज जो कि एक फ्राइटनिंग प्रेशर को कंटेन कर रही होती है, वो 9 सरीन डीपगम पाइथन ट्राइब के हर एक मेंबर के कानों में जाती है। वो कहता है, याओमिंग 3 दिन खत्म हो गए, क्या तुम डिसाइड कर चुके हो क्या तुम उस इंसान को हमें हैंड ओवर करोगे या फिर वॉर की शुरुआत करोगे? इस आवाज को सुन के माउंटेन के ऊपर खड़े जो एल्डर्स थे, उनके फेस एक्सप्रेशंस काफी अगली हो गए थे। अभी याओमिंग की आंखें ग्लूमी होती हैं, उनकी बॉडी मूव होती है, वो सीधे आसमान में चले जाते हैं और उनकी आंखें देखती हैं दूर की माउंटेन रेंज को। वहाँ पे एक ह्यूज डीमन फीनिक्स जो कि अपने 1000 फुट के विंग्स को फ्लैप कर रही थी, वो आसमान में फ्लोट कर रही थी। एक पर्पल गोल्डन रोब को पहने हुए फिगर अपने दोनों हाथों को पीछे करके उस डीमन फीनिक्स के सर के ऊपर खड़ा था। उसकी उन गोल्डन नाकों में एक अलग ही चमक होती है। याओमिंग डीप आवाज में कहते हैं, ट्राइबल चीफ हुआंग टियान जो 9 सरीन स्प्रिंग के अंदर ट्रेन कर रही है, वो जियान की वुमन है। अगर तुम उसे टच करते हो तो फिर जियान इस मामले को जाने नहीं देगा। ये सुन के फिनिक्स के ऊपर खड़ा होने वाला बंदा अपने चेहरे पे एक मॉकिंग स्माइल को रिवील करता है। वो कहता है, जियान ने मेरे बेटे को कैप्चर करके मेरी ट्राइब को धमकाने की हिम्मत करी है। उसके पास मेरे फिनिश ट्राइब के विंग्स भी है। ये इंसान मेरी डीवन फिनिश ट्राइब का पहले से दुश्मन बन चुका है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये किंग उससे डरता है? ये सुन के याओमिंग का चेहरा सीरियस हो गया था। लगता है ये ओल्ड गोस्ट आज कालिन को कैप्चर करने की ठान चुका है। हुआंग टियान याओमिंग को इंडिफरेंट तरीके से देख के बोलता है, मैं तुम्हें सोचने के लिए एक और मिनट दे रहा हूँ। 1 मिनट के बाद इस किंग को फाइनल रिस्पॉन्स चाहिए। ये कहने के बाद वो बंदा अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अचानक से आसपास का वातावरण बहुत ही ज्यादा हैवी हो गया था। ऐसे टेंस एटमॉस्फेयर में 1 मिनट काफी जल्दी पास हो जाता है, लेकिन याओमिंग का एक्सप्रेशन अभी भी ग्लूमी रहा था। उसे देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो कालिन को हैंड ओवर करने वाला है। जैसे आखिरी सेकंड पास होती है, हुआंग टियान जिसकी आंखें बंद थी वो अचानक से खुल जाती हैं। उन गोल्डन आंखों में एक ऐसी चिल फ्लैश हुई थी। वो कहता है, क्योंकि जियान के पास इस किंग को मेरे बेटे के साथ धमकाने की हिम्मत है, तो फिर किंग उसके साथ भी सेम करेगा। लेकिन मुझे करना क्या है? उससे पहले मैं उसकी वुमन को कैप्चर करूंगा। हुआंग टियान के ऐसी कोल्ड आवाज को सुन के याओमिंग के चेहरे की वो ग्लूमिनेस और भी बढ़ जाती है। लगता है आज का ये मामला शांतिपूर्वक खत्म नहीं होने वाला। अंडरग्राउंड नेटवर्क के ऊपर से हुआंग टियान की आवाज फैलती है। वो बिना किसी और शब्द का इस्तेमाल करे उसके आसपास का स्पेस फ्लक्चुएट हुआ था। उसकी बॉडी 9 सरीन डीपगम पाइथन ट्राइब के हेडक्वार्टर्स की तरफ चली जाती है। हुआंग टियान को इस तरह जबरदस्ती करते हुए देख 9 सरीन डीपगम पाइथन ट्राइब के कैडेट्स एकदम फ्यूरियस हो गए थे। इस नमूने के ऐसे एक्शंस इतने सारे लोगों के सामने 9 सरीन डीपगम पाइथन ट्राइब के गाल पे तमाचे के बराबर है। पाइथन ट्राइब के क्लैन हेड होने की वजह से इस समय याओमिंग को आगे बढ़ना ही था। उनकी बॉडी फ्लैश होती है। वो ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ हुआंग टियान के सामने अपीयर होते हैं। वो कहते हैं, हुआंग टियान तुम अपनी हद पार मत करो, ये मेरी 9 सरीन डीपगम पाइथन ट्राइब की टेरिटरी है। हुआंग टियान की आंखों में कोई इमोशंस नहीं होते। उसकी गोल्डन आंखें लगातार याओमिंग को ऑब्जर्व कर रही थी। वो कहता है, याओमिंग तुमने जियान के साथ मिलकर चुपचाप से मेरे ट्राइब के एक्सपर्ट्स के ऊपर हमला किया। ये किंग उस मामले को बोला नहीं है। अगर तुम आज मुझे रोकने की कोशिश करते हो तो फिर मुझे रूटलेस बनने के लिए ब्लेम मत करना। ये कहने के बाद उसकी बॉडी फ्लैश होकर याओमिंग के सामने प्रकट हो गई थी। अभी याओमिंग की आंखें चिली होती हैं। अभी याओमिंग के पास समय नहीं होता कि वो अपने और हुआंग टियान के बीच की गैप के बारे में सोच सके। वो कहते हैं, मैंने काफी समय से सुना है कि ट्राइबल चीफ हुआंग टियान आप काफी स्ट्रॉन्ग हो। आज मैं याओमिंग से टेस्ट करना चाहता हूँ। इसी कोल्ड आवाज के साथ उनका पाम अटैक जो कि अपने साथ एक टेरिफाइंग फोर्स को ले जा रहा होता है, वो हुआंग टियान की तरफ स्मैश हो जाता है। याओमिंग को अटैक करते हुए देख हुआंग टियान के एक्सप्रेशन ग्लूमी हो गए थे। वो रैंडमली अपनी फिंगर को फ्लिक करता है। हम एक सुनहरे पंख को आगे जाते हुए देखते हैं। ये बिजली की रफ्तार से याओमिंग के पाम से जाकर टकरा गया था। जैसे ही दोनों क्लैश होते हैं, हम याओमिंग के अटैक को तुरंत ही कोलैप्स होते हुए देखते हैं। वो गोल्डन लाइट फेदर किसी शार्प मैजिकल वेपन की तरह था। ये सिर्फ याओमिंग के अटैक को ही नहीं तोड़ता, बल्कि इसने याओमिंग की हथेली पे एक आधे इंच गहरे घाव को छोड़ दिया था। जब पहले अटैक में याओमिंग को चोटिल होना पड़ता है, इसकी वजह से याओमिंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उनके शरीर में गोल्डन एनर्जी किसी जहर की तरह फैल रही थी। अभी उनका हथेली का वो स्वॉर्ड एकदम नम हो चुका होता है। तभी एक चीख का साउंड अपीयर हुआ था। हुआंग टियान का फिगर याओमिंग के सामने किसी घोस्ट की तरह अपीयर
अपीयर हो जाता है। वो कहता है स्कीइंग के लिए तुम्हें खत्म करना बिल्कुल आसान है। उसकी इंडिफरेंट गोल्डन आंखें याओ मिंग को देखती हैं। जैसे वो अपने हाथ को घुमाता है, याओ मिंग ह्यूज फोर्स को सेंस करते हैं। एक बैंक के साउंड के साथ उन्हें पीछे जाना पड़ा था। वो फाइनली नीचे के माउंटेन से जाकर टकरा जाते हैं, जिससे वो पहाड़ भी ढह जाता है। जब याओ मिंग हुआंग टियान के अटैक को झेल नहीं पाते, नाइन सरीन डीगुआ पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट्स के चेहरों के हाव एकदम बदल गए थे। इन सभी के दिल में गुस्सा भर जाता है। हुआंग टियान उनकी ट्राइब को ह्यूमिलिएट कर रहा है। कुछ एल्डर्स जो कि गर्म मिजाज के होते हैं, वो तुरंत ही फ्यूरियस होकर आसमान में पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले अटैक कर पाते हुआंग टियान इंडिफरेंट तरीके से अपने हाथ को घुमा देता है। एक फ्राइटनिंग गोल्डन फोर्स फैलती है। ये सभी एल्डर्स आसमान में बिखर जाते हैं। अभी आसमान में बस हुआंग टियान रह गया था। उसके चारों तरफ वो गोल्डन लाइट सीटी बजाते हुए घूम रही होती है। वो कहता है और कोई ये कहीं अगली बार किसी पे मर्सी नहीं दिखाएगा। इस समय नाइन सरीन डीगुआ पाइथन ट्राइब के और मेंबर्स उसके 1000 फीट के एरिया में एंटर भी नहीं कर पाते। इन्हें समझ में आता है कि एक एडवांस 5 स्टार दोशन की स्ट्रेंथ कैसी होती है। आसमान में इस बंदे की इंडिफरेंट आवाज को सुन के नाइन सरीन डीगुआ पाइथन ट्राइब के एल्डर्स के चेहरों के एक्सप्रेशन एकदम पर्पल हो गए थे। अजी हुआंग टियान उनके ट्राइब के नाम को बिल्कुल मिट्टी में मिलाना चाहता है। तभी सभी को क्रीक की साउंड सुनाई देती है। याओ मिंग स्ट्रगल करके नीचे पत्थरों में से बाहर आते हैं। उनके मुंह से जो खून बह रहा था, अभी वो इसे पहुंचने की भी कोशिश नहीं करते। उनकी दोनों आंखें एकदम ब्लड रेड हो चुकी थी और वो देख रही थी आसमान में हुआंग टियान को। गुस्से के मारे उनके दोनों हाथों की उंगलियां क्लेंच हो चुकी होती हैं। याओ मिंग के दांतों के बीच में से एक कोल्ड ब्लेड जैसी आवाज बाहर आती है। वो एक इंटेंट से बोलते हैं फॉर्मेशन को फॉर्म किया जाए। याओ मिंग के शब्दों को सुनने के बाद नाइन सरीन डीगुआ पाइथन ट्राइब के सभी एल्डर्स डार्क और चिल्ली एक्सप्रेशन के साथ अंडरस्टूड बोलते हैं। तुरंत ही हम कम से कम 100 लोगों को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। इन सभी की बॉडी से एक मिस्टीरियस ऑरा बाहर आने लगता है। फॉर्मेशन का नाम होता है स्नेक प्लेट ग्रेट फॉर्मेशन। जैसे ही सभी एल्डर्स के मुंह से आवाज बाहर आती है, इन सभी की बॉडी से कई लाइट प्लेयर्स ऊपर शूट हुए थे। अंत में जाके सभी एनर्जीज एक दूसरे से मिल जाती हैं। बस 1 मिनट के अंदर ही सभी की आंखों के सामने आसमान में 10,000 फुट चौड़ी लार्ज फॉर्मेशन अपीयर हुई थी। ये फॉर्मेशन जैसे फ्राइटनिंग ऑरे को रेडिएट करती है। इसकी वजह से कईयों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। स्नेक प्लेट ग्रेट फॉर्मेशन। अभी आसमान में खड़े हुआंग टियान की आंखें भी थोड़ी सी सीरियस हो गई थी। उसने इस फॉर्मेशन की रेपुटेशन के बारे में सुना होता है। पहले नाइन सरीन डीगुआ पाइथन ट्राइब ने इस बिग फॉर्मेशन पे रिलाई करते हुए कई एक्सट्रीमली पावरफुल एक्सपर्ट्स को खत्म किया है। हुआंग टियान की आंखें देखती हैं इस फॉर्मेशन के मिडिल की तरफ, जहाँ पे याओ मिंग होते हैं। वो कहता है फॉर्मेशन तो ठीक है, बस अनफॉर्चुनेट बात है कि इसके सेंटर पे कोई कैपेबल इंसान नहीं है। याओ मिंग डार्क और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ इस हुआंग टियान के सारे शब्दों को इग्नोर कर रहे थे। तुरंत ही उनके दोनों हाथ हैंडसीज को चेंज करते हैं। उनके शरीर से एक लाइट पर ऊपर उठ के सीधे फॉर्मेशन में मिक्स हो जाता है। इससे पूरी फॉर्मेशन एकदम कांपने लगी थी। फिर न जाने कितने लाइट प्लेयर्स इसमें से डिस्टॉर्ट होकर बाहर आने लगते हैं। इन सभी एनर्जीज के मिलने के बाद एक 10,000 फुट बड़ा स्नेक बनता है। इस जाइंट पाइथन की बॉडी में से ऐसा ऑरा रिलीज होता है जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली पावरफुल लगता है। इस ह्यूज स्नेक के अपीयर होने के बाद फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट्स आसमान में फैल जाते हैं। इन सभी के कानों में हुआंग टियान की आवाज पहुंचती है। वो कहता है हेवन फिनिक्स एंशिएंट फॉर्मेशन को बनाया जाए। एक ह्यूज फिनिक्स जिसका आकार इस पाइथन के बराबर ही था, वो अपनी 10,000 फुट बड़ी विंग्स को फ्लैप करती है। जब ये फिनिक्स अपने दोनों पंखों को फैलाती है, ऊपर से आने वाली सूर्य की रोशनी भी ढक गई थी। इसकी आंखें सामने की ह्यूज स्नेक को देख रही थी। आसमान में ऐसी शॉकिंग बैटल को देख के अंडरग्राउंड नेटवर्क के लोग एकदम ठंडी सांसें भरते हैं। साफ तौर पे इन सभी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि दोनों ही पार्टीज अपनी ट्राइब की गार्डिंग फॉर्मेशन को अनलीश कर देंगी। हुआंग टियान की वो इमोशनलेस आंखें आसमान में उस जायंट स्नेक को देखती हैं। वो तुरंत एक रे ऑफ लाइट में बदल के सामने की नाइन सरीन स्प्रिंग की तरफ शूट हो गया था। हुआंग टियान को आगे बढ़ती हुई देख याओ मिंग चिल्ला के बोलते हैं हमला किया जाए। वो ह्यूज स्नेक जो कि एल्डर से बना हुआ था, वो अपनी पूंछ को फटकारता है। आसमान में एक विंड रशिंग साउंड सुनाई देती है। स्पेस तो एकदम एक्सप्लोड हो गया था। इस पाइथन के से फाइटिंग मोमेंटम को देख के हुआंग टियान की बस एक बॉय उठी थी। वो इस फाइट में इंटरवीन नहीं करता, बल्कि उसकी बॉडी फुल स्पीड के साथ नाइन सरीन स्प्रिंग की तरफ चली गई थी। आसमान में उस बड़े से सांप की पूंछ हुआंग टियान से जस्ट टकराने वाली थी, तभी पीछे से एक फिनिक्स क्राई की आवाज सुनाई देती है। वो भयानक से पंख जो कि लगता है गोल्डन लाइट से बने हुए थे, वो हवा को चीरते हुए सांप की पूंछ से जाके टकरा जाते हैं। आसमान में एक फ्राइटिंग एयर रेपल फैल जाती है। इसी समय पे हुआंग टियान का फिगर फ्लैश होके सभी की आंखों के सामने नाइन सरीन स्प्रिंग के ऊपर अपीयर हो गया था। हुआंग टियान को इस तरीके से नाइन सरीन स्प्रिंग के पास पहुंचते हुए देख याओ मिंग एकदम फ्यूरियस हो जाते हैं। वो जस्ट अपनी फॉर्मेशन को हुआंग टियान के ऊपर हमला करने के लिए ऑर्डर देने वाले थे, तभी दूसरी पार्टी की फॉर्मेशन उनके ऊपर एक पैनिक अटैक को लॉन्च कर देती है। उनके पास इसे डील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जब डीवन फिनिक्स ट्राइब याओ मिंग और बाकियों को डिले कर रही होती है, हुआंग टियान की इंडिफरेंट आंखें नीचे की नाइन सरीन स्प्रिंग को देखती है। नाइन सरीन स्प्रिंग की सरफेस पे बर्फ की एक मोटी लेयर बन चुकी होती है। इसमें से डार्क और चिली हवाएं बाहर आती हैं। हुआंग टियान की आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहता है जियान की वुमन सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो एक्चुअली में ऐसी जगह पे ट्रेन कर पा रही है। हालांकि वो अपनी मन मर्जी से इस नाइन सरीन स्प्रिंग में एंटर कर सकता है, लेकिन इसके अंदर रह के ट्रेन करना उसके बस की बात नहीं है। वो कहता है हम इसे पहले कैप्चर करते हैं। उसकी आंखें फ्लेकर होती हैं। हुआंग टियान का वो बड़ा सा हाथ नीचे की नाइन सरीन स्प्रिंग की तरफ जाके क्लेंच हो जाता है। हम उस बर्फ की मोटी सी लेयर को थोड़ा थोड़ा होकर क्रैक होते हुए देखते हैं। अंत में जाके कई एक्सप्लोजन के साउंड सुनाई देने लगते हैं। इस बर्फ की
हट जाने के बाद नाइन सरीन स्प्रिंग का पानी फिर से दिखाई देने लगता है। जब हुआंगटियान अपनी आंखों को नैरो करता है, वो इस स्प्रिंग की सबसे निचली सतह में से एक अनयूजुअल प्रेशर को सेंस कर पा रहा था। हुआंगटियान बिल्कुल हेस्टेट नहीं करता, उसकी आंखें कोल्ड होती हैं, उसके हाथ नीचे की तरफ ग्रैब करते हैं। हुआंगटियान के बस एक इशारे से स्प्रिंग में पानी के कई पिलर्स बन जाते हैं। ये पानी के खंभे सीधे आसमान की तरफ शूट हो गए थे। याओमिंग देखते हैं कैसे हुआंगटियान नाइन सरीन स्प्रिंग में हड़कंप मचा रहा है। याओमिंग अंदर से बहुत ही फ्यूरियस फील करते हैं, लेकिन अभी उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो खुद भी मूव नहीं कर पा रहे। वो बस उम्मीद ही कर सकते थे कि हुआंगटियान की वजह से काइलिन की ट्रेनिंग डिस्टर्ब न हो, चाहे भले याओमिंग का ऐसा सोचना दिन में सपने देखने जैसा हो। अगर हुआंगटियान लगातार ऐसे हमला करता रहता है तो फिर कभी न कभी काइलिन जो कि स्प्रिंग के बॉटम में, उसे बाहर आना ही पड़ेगा। याओमिंग कहता है ब्रदर जियान, मैं अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। सीन वापस जाता है हुआंगटियान की तरफ। उसकी वो इंडिफरेंट आंखें लगातार नाइन सरीन स्प्रिंग को देखती हैं। अभी स्प्रिंग के बॉटम में एक बड़ा सा वर्लपूल बन चुका था। जब वो इस वर्लपूल की तरफ देखता है, उसे उस जगह पे एक फिगर दिखाई दिया था। इस धुंधले से फिगर को देख के हम हुआंगटियान के हाथ को फिर से नीचे जाते हुए देखते हैं। उसके हाथों में से सक्शन फोर्स क्रिएट हुई थी, लेकिन इससे पहले उस फिगर को स्प्रिंग से बाहर निकाल पाता, अचानक से उसकी आर्म एकदम ट्रेम्बल हो जाती है। अचानक से हुआंगटियान की खोपड़ी बेशक घूमती है। उसे एक बिजली की रफ्तार से आगे आता हुआ एक फिगर दिखाई दिया था। साथ ही में इस फिगर के ऊपर एक 10,000 फुट का इल्यूजरी अवतार फॉर्म होता है। एक गुस्से से भरी मो की आवाज अचानक से आसमान से नीचे डिसेंड होती है। ये फ्राइटनिंग स्पिरिचुअल सोनिक वेव रूथलेस तरीके से हुआंगटियान की बॉडी से जाकर टकराती है। इसकी ऐसी फ्राइटनिंग स्पीड की वजह से हुआंगटियान को रिएक्ट करने का समय भी नहीं मिलता। ऐसे फरोशियस स्पिरिचुअल अटैक की वजह से हम हुआंगटियान को एकदम फुटबॉल बनते हुए देखते हैं। वो कई पहाड़ों से टकराने के बाद जैसे तैसे करके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाता है। उसके कानों में एक ऐसी कोल्ड आवाज आती है जिसकी वजह से हुआंगटियान का चेहरा गुस्से के मारे लाल पीला हो गया था। वो आवाज कहती है ओल्ड डॉग हुआंगटियान चौस है। एक गुस्से से भरी ऐसी कोल्ड आवाज आसमान में लगातार गूंजती रहती है। सभी शॉक्ड आंखें उस डायरेक्शन की तरफ देखती हैं जहाँ से आवाज ओरिजिनेट हुई थी, लेकिन जब तक ये सभी उस स्पॉट तक देख पाते हैं, वो इनॉर्मस इल्यूजरी फिगर गायब हो गया था। इस समय वहाँ पे एक ब्लैक क्लोथ यंग मैन को देखा जा सकता है, जिसके चेहरे पे आइसी कोल्ड एक्सप्रेशन है। जैसे ही लोग इसे पहचानना शुरू करते हैं, लोगों के बीच में प्राइवेट कन्वर्सेशंस फैल जाती हैं। एक बंदा बोलता है जियान आखिर यहाँ पे क्यों आया। ये सुन के साइड में खड़ा एक एल्डरली फिगर जो कि काफी नॉलेजेबल लग रहा था, वो कहता है कि रूमर्स के हिसाब से एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब नाइन सरीन डीकॉम पाइथन ट्राइब से जिस इंसान को चाहती है वो जियान की वुमन है। अब उसे देखने से ऐसा लग रहा है कि वो सच्चाई थी। ये सुन के आसपास के लोगों पे इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन अपीयर होते हैं। एक एक्सपर्ट कहता है ही लगता है इस बार हमें एक अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। ये जियान कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। इसके हाथों से हॉलोसोल की चीफ को भी हार का सामना करना पड़ा। आज हुआंगटियान को सच में एक टफ अपोनेंट मिल गया। लगता है इनमें हुआंगटियान के फैंस की भी कमी नहीं होती। एक कल लौंडा बोलता है छी ये तो बस एक इंसान है, आखिर ये ग्रेट हुआंगटियान से कैसे कंपेयर कर सकता है। मैजिकल बीस्ट की फाइटिंग सेंस से सेम लेवल पे इंसान बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। ये जियान अभी सेंट्रल पीस में कुछ ज्यादा ही अच्छी रेपुटेशन को एंजॉय कर रहा है। अब क्योंकि ये बीस्ट रीजन में आ गया है, इसे फाइनली समझ में आएगा कि हमारे मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स भी कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आसमान में हुए अचानक से ऐसे बदलाव को नीचे याओमिंग भी जल्दी से सेंस कर लेते हैं। जैसे उनकी आंखें जियान के ऊपर जाती हैं, उनका चेहरा खुशी से भर जाता है, क्योंकि जब तक जियान यहाँ पे पहुंच पाता है आज का मामला सॉल्व हो जाएगा। जियान याओमिंग की तरफ देख के नॉड करता है। उसका सर नीचे झुका था, उसकी आंखें नीचे की नाइन सरीन स्प्रिंग को देखती हैं। उसके एक इशारे से वाटर पिलर्स जिन्हें हुआंगटियान ने नाइन सरीन स्प्रिंग से बाहर निकाल दिया था, वो जेंटल तरीके से उस झील के अंदर फिर से चले जाते हैं और वो नीचे का ह्यूज बर्ड पूल भी गायब हो गया था। ऐसा करने के बाद जियान फाइनली अपने सिर को उठाता है। उसकी वो हड्डियों में छेद करने वाली नजरें उस हुआंगटियान के ऊपर फोकस होती हैं, जो कि पत्थरों के बीच में से उठ के आ रहा है। जियान के दिल में एक मर्डरस इंटेंट ने जन्म ले लिया था। ट्रेनिंग के समय सबसे बुरा काम उसे डिस्टर्ब करना होता है। अगर वो एक्सपर्ट केयरलेस रहा तो फिर उसके सारे एफर्ट्स एकदम बर्बाद हो जाएंगे। इससे उसकी जान पे भी बना सकती है। हुआंगटियान के पिछले एक्शन से साफ तौर पे मालूम पड़ रहा था कि उसे काइलिन की लाइफ की कोई केयर नहीं है और जियान इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। जियान की आंखें आइसी कोल्ड होती हैं। हुआंगटियान ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है तो तुम वो जियान हो। उसकी आंखों की गोल्डन लाइट और भी ब्राइट हो जाती है। वो कहता है तो तुम फाइनली यहाँ पे आ गए। जियान अपने एक बॉय को उठा के बोलता है तो तुम मुझे यहाँ पे शो करने के लिए फोर्स कर रहे थे। हाँ, लगता है जियान के यहाँ पे आने से हुआंगटियान बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। इसके हिसाब से हुआंगटियान की टारगेट काइलिन नहीं बल्कि जियान था। हुआंगटियान जियान को देखता है। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से टकराने के बाद उसका दिमाग जो कि जन्ना रहा होता है उसे हुआंगटियान जैसे तैसे करके सप्रेस कर पाता है। वो कहता है तुम वो पहले इंसान हो जिसकी हमारे ट्राइब के एल्डर्स को कैप्चर करके उन्हें हॉस्टेजेस के रूप में यूज करने की हिम्मत हुई है। मैं तुम्हारे शरीर में से हेवन फीनिक्स डीमन ट्राइब के सेंड को सेंस कर पा रहा हूँ। लगता है एल्डर्स ने मुझसे सच कहा था। तुम्हारे पास डीमन फीनिक्स विंग्स हैं। सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को मिला के तुम वो टारगेट बन चुके हो जिसे हमारी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब मिटा के रहेगी। आज ये किंग तुम्हारी लाइफ का इस्तेमाल करके सभी को बताएगा कि जो भी हमारी ट्राइब के रूल्स को इस तरीके से ब्रेक करता है उसकी मौत कितनी दर्दनाक होती है। जैसे हुआंगटियान के मुंह से आखिरी शब्द बाहर आए थे, उसके पीठ से चमकती हुई सुनहरी रोशनी बाहर आती है। हम 1000 फुट बड़े गोल्डन विंग्स को उसकी पीठ से फैलते हुए देखते हैं। दूर से देखने पर गोल्डन लाइट डिग्निटी और नोबिलिटी से भरी हुई लगती है। हुआंगटियान को देख रही जियान की आंखें एकदम कोल्ड और इंडिफरेंट होती
होती है। इस नमूने जिन क्राइम्स की बात करी है जिन्होंने अपने जूते के नीचे भी नहीं रखता और जियान हेवन फीनिक्स डीमन ट्राइब के साथ लाइफ और डेथ की बैटल शुरू करना नहीं चाहता था। भले उसने फीनिक्स ट्राइब के जूनियर ट्राइब चीफ और 2 एल्डर्स को कैप्चर कर लिया हो, तब भी उसने इन तीनों की जान को बिल्कुल खतरा नहीं पहुंचाया। बस वो तीनों तब तक इम्प्रिजन रहे थे जब तक ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं हो जाती। इसके बाद इन तीनों को छोड़ दिया गया था। अगर इसे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर जियान अपनी इंटेंशंस को साफ कर चुका था। हाउएवर सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है जैसे जियान की उस दया की भावना को इन लोगों ने कुछ अलग ही समझ लिया है। फीनिक्स ट्राइब जियान के एक्शंस को उसकी काइंडनेस नहीं बल्कि उसकी वीकनेस समझने लगी है। अब क्योंकि जियान की काइंडनेस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर समय आ गया सबसे बारबरिक अप्रोच को अपनाने का। वो इस ट्राइबल चीफ को ताना मारते हुए बोलता है, हाँ क्या बात है, किल विदाउट मर्सी। हाँ लगता है फीनिक्स ट्राइब का घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। लेकिन आज मैं जियान ये देखना चाहूंगा कि क्या ट्राइबल चीफ हुआंग तुम्हारे पास ये क्वालिफिकेशंस हैं कि तुम मेरे सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सको। ये सुन के हुआंग टियन की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो कहता है भले तुमने हॉलो सोल के चीफ को हरा दिया हो लेकिन तुम इसकी बुनियाद पे ये मत सोचो कि तुम इस किंग के सामने आर्गुमेंट वेव करने की क्वालिफिकेशंस को रखते हो। वो अपने पीछे के बड़े बड़े पंखों को फड़फड़ाता है। उसकी बॉडी स्पेस को चीरते हुए एक टेरिफाइंग स्पीड से आगे बढ़ जाती है। वो जियान के सामने ऐसे अपीयर हुआ था जैसे वो टेलीपोर्ट हो गया हो। साथ ही हम उसके बड़े से हाथ को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। उसके हाथ को एक गोल्डन लाइट ने कवर करके एक बड़े से गोल्डन क्लॉ में बदल दिया था। ये रूथलेस तरीके से जियान की तरफ स्मैश होता है। जब इस क्लॉ को आगे की तरफ बढ़ाया गया था हम जियान के आसपास को इमीडिएटली बैंक के साथ एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं। हुआंग टियन की ऐसी फाइटिंग स्पीड की वजह से जियान की आंखें थोड़ी सी नैरो होती हैं लेकिन वो उस अटैक को बिल्कुल डॉज नहीं करता। उसका एक हाथ हैंडसील को चेंज करता है। उसके हाथ में से 1000 फुट बड़ा एनर्जी का हैंडप्रिंट आगे बढ़ जाता है। इस हैंडप्रिंट के अंदर एक पिंक फ्लेम विगल कर रही थी। ऑफ कोर्स ये होता है येलो स्प्रिंग पाम। ये क्लॉ और पाम आसमान में बैंक साउंड के साथ कोलाइड होते हैं। वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी से भरी हवाएं चारों तरफ फैलती हैं। अभी आसमान के जो बादल थे उन्हें फोर्सफुली स्कैटर कर दिया गया था। इस कोलिजन जो फोर्स वापस आई होती है उसकी वजह से जियान की बॉडी हल्की सी ट्रेम्बल हो जाती है। उसने पीछे कुछ कदम लिए थे। हुआंग टियन एक एडवांस 5 स्टार दोषंग है और तो उसकी एक्चुअल फॉर्म हेवन डीमन फीनिक्स है। अगर वो इससे हेड ऑन क्लैश करता है तो फिर जियान को कोई खास एडवांटेज मिलने नहीं वाला। तभी भले जियान थोड़ा सा फोर्स बैक हो गया हो हुआंग टियन की हालत भी कुछ खास सही नहीं होती। उस एनर्जी के पाम में जो पिंक फ्लेम मिली हुई थी उसकी वजह से हुआंग टियन के हाथ में से एक जली हुई स्मेल बाहर आती है। प्योरिफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम की वजह से उसे पहली अटैक में सफर करना पड़ता है। अपने इस काले हो चुके हाथ को देख के हुआंग टियन की आंखों का कोल्ड एक्सप्रेशन और भी गहरा हो जाता है। एक गोल्डन लाइट फ्लैश होती है। उसका घाव फिर से सही हो गया था। हुआंग टियन कहता है ये प्योरिफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम कहलाने की वर्दी है। जन इसका रिप्लाई नहीं करता। उसके दोनों कंधे के झटके में वो हरे लाल हड्डियों से बने हुए पंख बाहर आते हैं। जैसे ही बोन विंग्स फ्लैप हुए थे जियान की बॉडी तेजी से पीछे चली आती है। इस हुआंग टियन की स्पीड कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। अगर जियान इसे क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट करता है तो उसके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं रहने वाला। जियान को पीछे पुल बैक करते हुए देख हुआंग टियन हंस के बोलता है, तो अब तुम इस किंग के साथ स्पीड में कम्पीट कर रहे हो। हाँ, उसके पीछे के विंग्स फ्लैप होते हैं। तुरंत ही आसमान में एक तेज हवा की आवाज गूंजती है। सभी के सामने उसका फिगर आगे शूट हो गया था। एक इंस्टेंट में वो जियान की बराबरी कर लेता है। जियान से कैच करने के बाद उसका फिस्ट जैसे गोल्डन लाइट ने कवर करके रखा था वो रूथलेस तरीके से जियान के सर की तरफ आगे बढ़ता है। हुआंग टियन के अटैक को देख के जियान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो अपने हाथ को क्लेंच करता है। एक पिंक फ्लेम अपीयर हुई थी। वो अपनी पंच को सामने की हुआंग टियन की फेस से स्मैश कर देता है। जियान का पंच एक्यूरेट तरीके से हुआंग टियन की बॉडी से टकराया था लेकिन जियान का हाथ रुकता नहीं है। वो उसके फिगर को पेनिट्रेट कर देता है। जियान कहता है आफ्टर मेज। तुरंत ही वो पीछे मुड़ा था और उसके दोनों हाथ उसके सीने के सामने आ जाते हैं। जिस पल जियान पीछे मुड़ा था एक गोल्डन लाइट स्पेस को चीर देती है। ये बैंक साउंड के साथ जियान के दोनों आर्म से टकरा गई थी। उस फाइटिंग फोर्स की वजह से जियान की बॉडी 1000 मीटर तक पीछे चली जाती है। उड़ता हुआ जियान जैसे जैसे अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाया था तभी अपने पीछे से एक फेरोशियस पाम विंड को सेंस करता है। अभी जियान अपनी खोपड़ी को घुमा नहीं पाया था। अटैक की ऐसी स्पीड को देख के जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। आसमान में जियान के चारों तरफ कई गोल्डन आफ्टर इमेजेस अपीयर होती रहती हैं। इस समय जियान के शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा था जिसे लात घूसों ने कवर न किया हो। हुआंग टियन बोलता है, जियान आज मैं तुम्हें हमारे हेवन डीमन फिनिक्स टाइप के डीमन फिनिक्स टाइप को एक्सपीरियंस करवाऊंगा। हुआंग टियन की फर्स्ट अटैक में इतनी पावर होती है कि जियान के 1000 फीट के दायरे के स्पेस के परखच्चे उड़ गए थे। आसमान में ऐसी चकाचौंध करने वाली बैटल को देख के नीचे कई लोग अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं क्या फ्राइटनिंग स्पीड है। हेवन फिनिक्स डीमन स्पीड में स्पेशलाइज करती है। हुआंग टियन से एक एलीट 6 स्टार दोषंग भी कम्पीट नहीं कर सकता। लगता है इस बार जियान का सामना एक टफ अपोनेंट से हुआ है। कहा जाता है कि इसकी मूवमेंट भी बहुत ही तेज है लेकिन ट्राइबल चीफ हुआंग टियन के सामने ये बिल्कुल अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पा रही। ऐसे सीन को देख के दूर खड़े याओ मिंग अपनी भौहें से कोड़ लेते हैं। उनकी आंखों में थोड़ी चिंता दिखाई देने लगी थी। अभी की सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है जैसे जियान डिसएडवांटेज में चला गया हो। फिर से सीन आसमान का दिखाया गया था। जियान का शरीर लगातार उन आफ्टर इमेजेस के बीच में रहता है। वो पूरी अपनी एजिलिटी
का इस्तेमाल करके इन अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा था। इतने सालों में हुआंग टियान को जियान का सबसे फास्टेस्ट अपोनेंट बोला जा सकता है। हुआंग टियान की स्पीड इतनी तेज थी कि जियान को भी एडमिट करना पड़ेगा कि वो उसका मैच नहीं है। फिनिक्स टाइप के मेंबर होने की वजह से हुआंग टियान को एक गिफ्ट मिला था। जब हुआंग टियान ने अपने ऐसे अटैक्स की शुरुआत करी थी तब जियान इनके लिए तैयार न होने की वजह से थोड़ा सा डिसएडवांटेज में चला जाता है। भले ये सारी फिस्ट की शैडोज एकदम इल्यूजन्स की तरह लगे, लेकिन जब ये जियान के शरीर से टकराते थे ये तुरंत ही रियल हो जाते थे। ये अटैक बहुत ही स्ट्रेंज लगते हैं। अच्छी बात यह है कि जियान के पास भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। इस वजह से डिसएडवांटेज में जाने के बाद वो काफी जल्दी खुद को संभाल लेता है। वो ग्रेजुअली अपने दिमाग को डॉज करने के ऊपर फोकस करता है। उसकी आंखें हुआंग टियान के मूवमेंट के साइंस को देखने लगती हैं। हाँ, ये बात सच है कि अगर स्पीड की बात करी जाए वो हुआंग टियान का मैच नहीं है, लेकिन जियान के पास एक ऐसी चीज है जिसमें हुआंग टियान न जाने कितना पीछे रह जाता है, और वो होती है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जियान की काली आंखें इस समय कई गोल्डन लाइट फिगर से भरी हुई होती हैं। उन ह्यूमन फिगर्स के चेहरों पे डेंस स्माइल होती है। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये शार्प पाम अटैक जियान की बॉडी के सारे फिटर स्पॉट्स में जाकर टकराते हैं। इस वजह से जियान के शरीर का खून भी थोड़ा सा डिसऑर्डर में आ जाता है। लेकिन इस डिसएडवांटेज में जाने के बाद हम जियान को अपनी आंखों को बंद करते हुए देखते हैं। उसकी डॉज करने की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन कोइंसिडेंट की बात ये थी कि अब वो और ज्यादा फिस्ट शैडोज को डॉज कर पा रहा था। जैसे ही जियान अपनी आंखों को बंद करता है उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैलने लगती है। वो आसपास के लाइट फिगर्स जो कि उसकी खाली आंखों के पकड़ में नहीं आ रहे थे, अब उसकी परसेप्शन के अंदर स्लो हो जाते हैं। इन फिगर्स के स्लो होने के बाद जियान की वो बंद आंखें अचानक से खुल जाती हैं। वो सारे ह्यूमन फिगर्स जो कि अब तक रियल लग रहे थे इस समय जियान की आंखों में इल्यूजनरी हो चुके होते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि जियान को इस टेक्निक को तोड़ने का तरीका मिल गया है। खैर, इससे पहले जियान इस हुआंग टियान को मुंह तोड़ जवाब दे पाता, हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब जहाँ तक बात रही फाइट को फिनिश करने की, तो फिर ये फाइटिंग सीन्स तो 2 या 3 एपिसोड में खत्म नहीं होने वाले। इस वजह से थोड़ा सा सब्र रखो। वैसे तुम सभी के लिए गुड न्यूज ये है कि अगले पार्ट में कायलिन अपनी रिट्रीट से बाहर आने वाली है। अब तब कैसा अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा उसे जानने में तो मैं भी काफी इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन करके रखना, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जहाँ तक बात है चैनल के प्रीमियम मेंबर्स की, आई नो तुम सभी काफी एक्साइटेड हो गए। मैं शाम को इसे जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे फिनिश। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक करके जरूर जानना। जो भी आपके पास सजेशंस हो आप उन्हें कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। लेफ्ट में शो हो रहा होगा पिछला वाला एपिसोड, उसे यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। चलो हमारा मिलना होगा वीडियो को इस पार। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।